ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि भारत का स्वदेशी बनाया हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले विक्रांत का नाम आपने पहले भी सुना होगा। विक्रांत, आईएनएस विक्रांत हमारे नेवल फोर्सेस में इससे पहले भी कमीशन हुआ था। बट रिसेंटली कोची शिपयार्ड ने आईएनएस विक्रांत को मैन्युफैक्चर किया, जिसमें 70% लगी हुई चीज़ें स्वदेशी हैं। इसी कारण से हम कह रहे हैं कि ये आईएनएस विक्रांत IAC-1 जो हमने अभी अभी कमीशन किया है इंडियन नेवी में, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे की तरफ। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये आईएनएस विक्रांत दिखता कैसा है। ये आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये एक कंप्लीट पिक्चर है ये शो करने के लिए कि आईएनएस विक्रांत कैसा दिखता है। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से एरियाज़ में हैं। तो अगर आप देखें सबसे ऊपर यहाँ हमारे पास चाइनीज़ बॉर्डर है, जो कि लगभग 3380 किलोमीटर्स के आसपास की है। और 1690 किलोमीटर्स की है हमारी नेपालीज़ बॉर्डर। 605 किलोमीटर की है भूटानीज़ बॉर्डर। 1463 किलोमीटर के हमारे यहाँ इस एरिया के आसपास है म्यांमार की बॉर्डर। और यहाँ इस बांग्लादेश के कॉर्नर की बात करें तो हमारे पास लगभग 4000 किलोमीटर की बॉर्डर जो है मैरीटाइम से छूती है। ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड है। ये वाला एरिया को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, इधर वाले एरिया को हम कहते हैं अरबियन सी। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये इंडियन ओशन कहलाता है। और यहाँ आप छोटे से जो टापू देख रहे हैं इनको कहते हैं हम अंडमान एंड निकोबार। इस छोटे से आइलैंड को हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। आप ये वाला सर क्रिक की ये जो एरिया देख रहे हैं ये गुजरात में एक जगह है कच्छ और पाकिस्तान के सिंध एरिया को डिवाइड करता है। ये एक डिस्प्यूट का पूरा एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये एरिया मेरा है, इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिया मेरा है। ऊपर की तरफ हम देखें तो पाकिस्तानी बॉर्डर से भी हम कनेक्ट करते हैं, जो कि लगभग 2912 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, तो इन सबको मिला के देखें तो हमारे पास लैंड बॉर्डर्स जो हैं इंडिया की वो हैं लगभग 14,000 किलोमीटर्स। बट कोस्ट लाइन एरिया की बात करें तो 7500 किलोमीटर्स के आसपास इंडिया की कोस्ट लाइन एरिया बॉर्डर एरियाज हैं। ओके, लेट्स सी ये जो हमने बात की सर क्रिक स्टोरी डिस्प्यूट क्या है। तो आप अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आप अगर ये वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, ये पार्ट देखिए आप। ये वाला एरिया जो है हमारा ये कच्छ का एरिया है, ये पाकिस्तान का सिंध है। तो जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसका एरिया ग्रीन वाली लाइन तक है। वहीं इंडिया क्लेम करता है ये जो रेड वाला लाइन है यहाँ तक हमारा एरिया है। 1968 में एक ट्रिब्यूनल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलके बातचीत करी। बातचीत करने के बाद ये मसला निकला कि ये वाला जो आप डॉटेड लाइन के साथ एरिया देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये एरिया जो है इन्होंने इस एक आम सहमति बना ली कि ये वाला एरिया जो है सही है, बिल्कुल यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर प्रॉब्लम ये शुरू हो गई कि 1975 के आसपास पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स को, कुछ फाइटर्स को इंडियन एयरफोर्स ने इस वाले एरिया में मार गिराया, जिसकी वजह से वापस से इसमें टेंशन बढ़ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया ने इंडियन ओशन में, अरबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इस पूरे एरिया में कहाँ कहाँ इंडियन एक्टिव डिप्लॉयमेंट्स है, मिशन बेस्ड एक्टिव डिप्लॉयमेंट्स है। इंडिया ने कहाँ कहाँ जहाज जो है अपने तैनात कर रखे हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो ये सबसे पहले स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के पास है, वापस बे ऑफ बंगाल में हैं दो अपने, एक अंडमान के पास है, फिर वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, गल्फ ऑफ एडन के पास है, सेशेल्स के पास एक हमारा है, और मालदीव्स में। अब हम जानते हैं कि जो हमारा पुराना विक्रांत था, नए और पुराने विक्रांत में अंतर ये है कि पुराने विक्रांत को हम कहते थे R11
वहीं हम नए विक्रांत को हम कहते हैं IAC-1। IAC-1 का फुल फॉर्म है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। ठीक है, तो आप सबको पता है 1939 से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपना चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश रॉयल नेवी जो थी, उनको ऐसा लगा कि उन्हें एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ज़रूरत है, और उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू किया। उनका पर्पज़ ये था कि इसको हम वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल करें, पर वो बुरी तरीके से फेल हुए और वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, बट उन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम दिया था उन्होंने HMS हरक्यूलिस, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। वो कंप्लीट नहीं करने का नतीजा ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। इसके कारण 1957 में HMS हरक्यूलिस को इंडियन नेवी ने खरीद लिया। इंडियन नेवी ने ब्रिटिश रॉयल नेवी को कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आपसे तो होने वाला है नहीं, ये आप हमें दे दो। और उसी HMS हरक्यूलिस को इंडियन नेवी ने 1957 में खरीदने के बाद 1961 में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके उसको नाम दिया INS विक्रांत, यानी R11। तो आप देख पा रहे होंगे R11 जो हमारा बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था पुराना, उसका ओरिजिनल नाम था HMS हरक्यूलिस, जिसको बनाना शुरू किया था ब्रिटिश रॉयल नेवी ने। कब बनाया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद। कंप्लीट कब हुआ? 1961 में, जब इंडियन नेवी ने उसको खरीदा और 1961 में उसको कंप्लीट किया। 1961 में INS विक्रांत यानी R11 ने सबसे पहली अपनी यात्रा करी जो तमिलनाडु के लिए गया। 1961 में INS विक्रांत को तमिलनाडु भेज दिया गया कि आप तमिलनाडु आप जाओ, वहाँ अपनी जो फिटिंग वगैरह है उसको सही करा लो, और जितने भी आर्मर्स वगैरह लगने हैं वो लग जाएंगे। 5 अगस्त 1965 को इंडिया पाकिस्तान वार स्टार्ट शुरू हो गया, राइट। उस वक्त जो है अपनी R11 यानी INS विक्रांत मुंबई में था और नॉन ऑपरेटिव था। नॉन ऑपरेटिव कहने का मतलब इसकी फिटिंग्स वगैरह तो हो गई थी, आर्मामेंट्स भी हो गई थी, बट इसको पानी में उतारा नहीं गया था। तो जब इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ा, उस वक्त हमारे पास INS विक्रांत एक्टिव नहीं था, ऑपरेटिव नहीं था। उस वक्त ये मुंबई में लोकेटेड था। 19 दोबारा से जब 1971 में इंडो पाक वार स्टार्ट हुआ, उस वक्त INS विक्रांत R11 ने अपनी पहली कॉम्बैट ऑपरेशन फेस की। एयर ऑपरेशंस, एयर स्ट्राइक्स, इन सारी चीज़ों में भारतीय डिफेंस को, भारतीय सैनिकों को INS विक्रांत द्वारा बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। आप ऐसे समझो कि कभी भी जब फाइटर प्लेन्स कोई भी कहीं से लॉन्च करना होता है और उन्हें वापस आना हो, तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है वो लैंड कहाँ करें। और अगर अपने पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में नहीं है, तो फिर उन्हें नज़दीकी लैंड जो है उसकी तलाश करनी पड़ेगी, और नज़दीकी लैंड के पास उन्हें जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से उनकी दूरी बढ़ जाएगी। 1971 में इंडो पाक वार जब हो रहा था, तो INS विक्रांत हमारा फुल्ली एक्टिव था और उसका पहला कॉम्बैट ऑपरेशन था, और इसी में INS विक्रांत को बहुत बड़ी सफलता मिली। INS विक्रांत के कारण भारतीय सैनिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली। इंडिया जीत गया और बांग्लादेश एक नए देश का गठन हुआ, पाकिस्तान से तोड़कर एक नया देश बना जिसे हम आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। अगेन 1991 और 1994 में इसे वापस भेज दिया गया कि आप वापस से रिफिट होके आओ। देखो क्या होता है कि कई बार आप कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदते हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, कार हो, तो उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर जितने बड़ी हैवी मशीनरीज के साथ चलते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम अगर उनकी सर्विसिंग नहीं कराई जाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसी कारण 1991 से 1994 के बीच में दोबारा INS विक्रांत, पुराना नाम जिसका HMS हरक्यूलिस था और नया नाम INS विक्रांत R11 हम कहते थे, वो 91 से 94 तक रिफिटिंग में रहा।
उसको 1997 में फॉर्मली डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन, अच्छा एक चीज़ और, आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी समुद्र में चलने वाले शिप्स हैं उनको हम ही नहीं शी कहते हैं। क्यों शी कहते हैं इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, ये एक मान्यता है कि बहुत ही प्राचीन समय से जितने भी समुद्री लोग थे उन सब ने अपने जहाज़ों को के जेंडर को फीमेल माना। फीमेल मानने के पीछे भी उनका ये मानना था कि फीमेल मानने से, अगर हम अपने जहाज़ को फीमेल मानते हैं तो ये लकी साबित होगा और ये लकी रहेगा, जिसके कारण से उन्होंने ही की जगह शी कहना स्टार्ट कर दिया और ये कैरी फॉरवर्ड होता रह गया। और आज के डेट तक हम जहाज का नाम चाहे जो कुछ भी हो, चाहे उसका नाम मोहन हो, सोहन हो, राम हो, श्याम हो, बट उसका जेंडर हमेशा ही फीमेल होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखें। तो 1997 में आईएनएस विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन यानी जैसे आपकी नौकरी लगती है, नौकरी लगने के बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाती है 60 की एज में, सेम वैसे ही शिपयार्ड्स के केस में हुआ, आईएनएस विक्रांत के केस में हुआ कि आईएनएस विक्रांत को 1997 में डीकमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी से और इसको मुंबई में रख दिया गया। मुंबई में रखने के बाद ये 2001 से 2012 तक इसको म्यूजियम शिप बनाकर रखा गया। 1997 में इसको डीकमीशन किया गया, 3 साल वेट हुआ, 3 साल के बाद 2001 से 2012 तक इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। वहाँ बच्चे आते थे, लोग आते थे, टिकट्स खरीदते थे और आईएनएस विक्रांत पे घूम के देखते थे कि आईएनएस विक्रांत कैसा था। क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि आईएनएस विक्रांत खुद में ही एक बहुत बड़ी छोटा सा शहर के बराबर था। इसको 2013 में ऑक्शन कर दिया गया। ऑक्शन यानी इसको बेच दिया गया। इसके लिए बिडर्स बुलाया गया कि जो भी बड़ी बोली लगाएगा उसको ये बेच दिया जाएगा। बेचने की खरीदारों के लिए फ़ायदेमंद बात ये थी कि जब भी कोई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आप खरीदोगे तो इसमें से बहुत सारा मेटल निकलेगा, बहुत सारी मशीनरीज निकलेंगी। ऑफ कोर्स जो बहुत ही क्रिटिकल मशीनरीज थी, पार्ट्स थे, उसको गवर्नमेंट ने रिटेन कर लिया होगा, बट मेटल ही इतना ज़्यादा था कि कोई भी इसको खरीदने को तैयार था। तो 2013 में इसको ऑक्शन किया गया और बजाज कंपनी जो इंडिया में है उसने इसे खरीदा और 2014 में इसको स्क्रैप किया। और स्क्रैप करने के बाद कुछ, अगर आप सबको याद होगा तो बजाज कंपनी ने बजाज की एक मोटरसाइकिल निकाली थी, 2 व्हीलर, जिसको कहते थे विक्रांत, और जिसकी स्लोगन ही थी कि इसमें है देश का लोहा। तो 2013 में ऑक्शन हुआ और 2014 में इसको स्क्रैप कर दिया गया। तो इससे पहले कि हम नए वाले आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करें, आपको ये समझना होगा कि पुराना आईएनएस विक्रांत और नया आईएनएस विक्रांत दोनों के नाम सेम हो सकते हैं, नाम सेम हैं, बट दोनों ही अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ना कि एक ही। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले को ही रिफर्बिश या रिन्यू कर दिया गया, नहीं, पुराना वाला पूरे तरीके से स्क्रैप्ड है, पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। जो नई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई इंडिया ने, उसका नाम पुराने वाले के नाम पे ही रखा, आईएनएस विक्रांत, और शॉर्ट में R11 कहते थे पुराने वाले को, जबकि नए वाले को कहते हैं IAC-1। डिफरेंस नाम में अगर चेक करें तो यही है, पुराने वाले का पूरा नाम था आईएनएस विक्रांत R11, नए वाले का पूरा नाम है आईएनएस विक्रांत IAC-1। ठीक है, अब आप देखिए कि IAC-1 इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें 100% डिज़ाइन जो है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने की है, जो कि इंडियन नेवी की एक संस्था है, उसने पूरे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने, जो कि कोची में स्थित है। ठीक है, ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिससे पूरे तरीके से स्वदेशी रूप में बनाया गया है। इसकी डिज़ाइन शुरू हुई थी 1999 में। आप देखो, खुद से देखो, 2013 में ऑक्शन हुआ पुराने आईएनएस विक्रांत का, 2014 में स्क्रैप किया गया, 97 में उसे डीकमीशन किया गया और 1997 में डीकमीशन करते वक्त ही 1997, 1998, 1999 2 साल बाद
एक नए डिज़ाइन पे काम स्टार्ट कर दिया इंडियन नेवी ने कि हाँ, हम अगर पुराने विक्रांत को रिटायर कर रहे हैं तो हमारे पास नए विक्रांत, नए एयरक्राफ्ट कैरियर की रूपरेखा हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? आप समझो कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब पुराने लोग रिटायर हो रहे होते हैं तो कंपनी कुछ समय पहले से ही स्टार्ट कर देती है ये देखना कि नए वर्कफोर्स को कैसे लेके आया जाए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि पुराने लोग तो चले जाएंगे बट हमारे पास कुछ नया नहीं रहेगा। इस वजह से 1997 में जैसे ही डीकमीशन किया गया R11 INS विक्रांत को, 1999 में नेवी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया और पहला काम जो शुरू हुआ वो फरवरी 2009 में स्टार्ट हुआ। 2009 में स्टार्ट किया गया INS विक्रांत IAC-1 जो अभी के डेट में बन चुकी है और नेवी को सौंपी जा चुकी है। 29 दिसंबर 2001 को इसको पहली बार पानी में उतारा गया और 2013 में इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके बेसिक ट्रायल्स पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए दिसंबर 2020 में। इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अंदर आप 16 एडवांस हॉस्पिटल बेड्स देख पाएंगे। क्या होता है कि आप जब लंबे INS विक्रांत एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, राइट? तो जब भी ये समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाने के बाद कई बार क्या होगा कि वहाँ के सैनिकों की तबीयत ख़राब होगी, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी को छोटे मोटे सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सकता है किसी और शिप्स को ये रेस्क्यू कर रहे हैं, उसमें से जो लोग बच के निकले उनके लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही इन सारी चीज़ों को प्लान करते हुए 16 बेड का एडवांस हॉस्पिटल बनाया गया है। अब एक नज़र हम डालते हैं कि ये INS विक्रांत आज के डेट में इसकी कुछ खासियत क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 59 मीटर्स की इसकी हाइट है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है, 59 मीटर्स की इसकी हाइट है। इस पे 14 डेक्स हैं। 14 डेक्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस कैरियर पे लैंड करेगा तो जिस जगह पे वो लैंड करेगा उसको हम कहते हैं डेक, जहाँ वो होल्ड रखा जाए। इसकी 62 मीटर्स की विड्थ है, 262 मीटर्स की इसकी लेंथ है। इसका पूरा वेट है 40,000 टन। इसमें 17 से क्रू मेंबर्स एक साथ कैरी कर सकता है ये INS विक्रांत, 1700 लोगों को लेके चल सकता है। इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स बने हुए। कंपार्टमेंट्स यानी जब भी इसमें 1700 लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनको रहने के लिए भी जो जगह की ज़रूरत पड़ेगी। कई फीमेल स्टाफ्स होंगी, कई डिफरेंट कैटेगरीज के स्टाफ्स होंगे, उनको रहने के लिए कंपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। इसकी टॉप स्पीड है 28 नॉट्स, क्रूजिंग स्पीड है 18 नॉट्स, एंड्योरेंस है 7500 नॉटिकल माइल्स। कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस भी हैं जो नेवी ने रिवील नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि भारतीय डिफेंस को, भारतीय नेवी को अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली लीक की जाए तो वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, जिस वजह से नेवी ने उस इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड कर रखा है। अगर आप वेपनरी की बात करें तो इसमें 34 फिक्स्ड विंग रोटेटरी एयरक्राफ्ट हैं। इस पे MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट्स रखे जा सकते हैं। कामोफ 31 एयर के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस पर लैंड कर सकते हैं। अमेरिकन बिल्ट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इस पर लैंड कर सकते हैं और इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी इस पर रखे जा सकते हैं। इसके कुछ सिग्निफिकेंस को हम समझते हैं। इंडिया ने जब 2022 में इस INS विक्रांत IAC-1 को इंडियन नेवी को सौंपा और ये पूरे देश को बताया कि मैं भी हूँ जो खुद से स्वदेशी रूप से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, और ये बनाने के साथ ही ये छठा ऐसा देश बन गया जो ये करामात कर सकता है। इंडिया के अलावा, इंडिया से पहले US, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड UK ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ISS टेक्नोलॉजीज पे काम किया। ISS यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी जिनके पास थी, अब उनमें इंडिया भी शामिल हो गया। वो कंट्रीज कौन कौन सी थी पहले? US, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड UK।
इंडिया भी इसमें ऐड हो गया। ब्लू वाटर, जब भी आप बड़े समुद्र में होते हैं और बहुत बड़े बड़े नेशंस से आपकी अगर फिर भिड़ंत होती है, आप किसी भी तरीके से इंटेंगल होते हैं उनसे, तो आपके स्ट्रेंथ और पावर को शो करने के लिए आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब आप खुद ही देखो कि अगर मान लो कि हमारी किसी भी देश से अगर कभी भी खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई होती, यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इन सब के पास अपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं थे, हमारे पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बट खुद के बनाए हुए नहीं है। उनकी टेक्नोलॉजी या तो यूएस से आई है या फिर चाइना से आई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने इसको बनाया, और आईएनएस विक्रांत जो है, इसके बनाने से ये इंडिया के स्ट्रेंथ एंड पावर को ब्लू ओशन में शो करेगा। ठीक है। बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत ये भी होती है कि वो जितने भी छोटे छोटे कैपिटल शिप्स होते हैं या फिर स्ट्राइक बैटल ग्रुप्स होते हैं, उनको लीड करता है। राइट। जितने भी आप ये देखो कि ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं, इनको बनाने में बहुत खर्च आता है किसी भी देश को। ये खुद से बना रहे हैं, दूसरी बाकी किसी देशों की मदद नहीं ले रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो बाकी देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हो, बट अल्टीमेटली दे आर मेकिंग इट बाय देयर ओन। सो इसमें इतना खर्च करने के बाद कोई भी सरकार चाहेगी कि इसको सुरक्षित रखा जाए, और इसी सुरक्षा के मद्देनज़र ये छोटी छोटी मिसाइल क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, सप्लाई शिप्स, ये जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के आसपास चलती हैं, ताकि अगर कोई भी कल को एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास भटके और भटकने की हिमाकत भी करे, तो उससे बड़ी आसानी से, बड़ी चपलता से उसे भटकाया जा सके या फिर उससे लड़ा जा सके। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये क्लेम किया है, ये बताया है, प्रेस रिलीज दिया है कि इसमें विक्रांत IAC 1 को बनाने में लगभग 23,000 क्विंटल स्टील लगी हुई है। 23,000 क्विंटल्स। 500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है, 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लगी हुई है, 2000 से अधिक वाल्व्स लगे हुए हैं। इतनी बड़ी है ये INS विक्रांत IAC 1। अब ये मेड इन इंडिया क्यों मैटर करता है, हम इसके बारे में देखते हैं। मेड इन इंडिया आप देखो कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जब बड़े बड़े देशों के बीच में खड़े होते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर को शो करने के लिए आपके पास अपनी बनाई खुद की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो हमने एक इंडिजीनियसली एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना के पूरी दुनिया को दिखाया, और हम उन बड़े बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो गए जो ये जिनके पास ये क्षमता थी कि वो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते थे। इसको बनाने में 76% मटेरियल जो हैं वो भारत से ही यूज हुए हैं। बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया, छोटे मोटे ऐसे टेक्नोलॉजीज होंगी जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। इससे पहले जो भी एयरक्राफ्ट हमारे पास थे, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं थे, हमारे पास खुद के बनाए हुए नहीं थे। इससे पहले जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो या तो हमने ब्रिटिश से लिया था या फिर रशियन से लिया था। ब्रिटिश से हमने INS विक्रांत लिया था, जिसका पहला नाम HMS हरक्यूलिस था, और रसियन से हमने HMS हर्मीस लिया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि करेंटली जो है 2013 में एक इंडियन नेवी ने INS विक्रमादित्य को कमीशन किया था, जिसका ओरिजिनल नाम था सोवियत रसियन एडमिरल ग्रोशकोव, जो हमने रशिया से खरीदा हुआ था। INS, जैसे हमने पहले भी बताया, INS विक्रांत जो है ब्रिटेन से खरीदा हुआ था, जिसकी ओरिजिनल नाम थी HMS हरक्यूलिस, और INS विराट जो है उसका पुराना नाम था HMS हर्मीस। ये भी हमने ब्रिटिश से खरीदा हुआ था। विक्रांत 1961 में इंडिया में आया और HMS हर्मीस 1987 में। जून 2022 तक 47 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं पूरे देश में।
हाँ, INS विक्रांत IAC 1 को अगर जोड़ दें तो फिर ये 48 हो जाएंगे। अब ये हम देखते हैं कि किस देश के पास कितनी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो आप देखो कि टोटल इन सर्विस 24 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। 145 आज तक रिटायर किए जा चुके हैं, डीकमीशन किए जा चुके हैं। 9 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बनना स्टार्ट तो हुए पर बने ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो पाए। उनकी संख्या 46 है, और इन सबको कैलकुलेट करें तो 224 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे कभी ना कभी काम हुआ है। अब देखो ऐसा भी है कि चाइना एक बना रहा है, फ्रांस अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इंडिया के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इटली के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जापान के पास 2 अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यूएस के पास 3 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इन सर्विस की बात करें तो अभी यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूनाइटेड किंगडम के पास 2, इटली के पास 2, इंडिया के पास 2, चाइना के पास 2, ब्राज़ील के पास 1। सबसे ज़्यादा यूएस के पास है 11, और सबसे ज़्यादा उसने रिटायर भी किए हैं 55। यूनाइटेड किंगडम ने उसके बाद सब सेकंड लास्ट नंबर पे है, वो 41 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डीकमीशन किया आज तक। ये हमारे कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पिक्चर्स हैं जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये पहली वाली देखो, ये USS जेराल्ड आर फोर्ड है। फिर सेकंड में चाइना का लायोनिंग है, वैसे ही थर्ड में रसिया का एडमिरल कुजनेत्सोव है। ये आगे फिर आगे आप जाओगे तो ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ है, उसके आगे INS विक्रमादित्य इंडिया का है। ऐसे ही बहुत सारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो पूरे देश में लगी पड़ी हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के पास, इंडिया की संख्या क्या है आज के डेट में, इंडिया की स्थिति क्या है। तो इंडिया के पास अभी 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहले का नाम INS विक्रमादित्य है, जिसकी वजन 45,400 टन है। ये रसिया से खरीदी हुई एयरक्राफ्ट कैरियर थी जिसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव, और 2013 में इसे इंडियन नेवी ने कमीशन किया था। INS विक्रांत जिसकी वजन 45,000 टन कैरियर है, ये कुछ इंडिया के कोचिन शिपयार्ड में बना, और सितंबर 2 2022 को इसको इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया। कमीशन कर लिया यानी नौकरी पे रख लिया। कमीशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे ऑफ योर ड्यूटी, ठीक है, इसको कहते हैं कमीशन। और जैसे ही आप डीकमीशन हो गए यानी लास्ट डे ऑफ योर ड्यूटी। इंडिया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में प्लान कर रहा है जिसको लोग कहते हैं, जिसको नाम दिया है इंडियन नेवी ने INS विशाल, जिसके एस्टीमेट है कि 65,000 टन ये कैरियर होगा। रिटायर्ड कौन कौन से हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, एक तो INS विक्रांत जिसके बारे में हमने पहले बात की, R11 जो 19,500 टन था। मजेस्टिक क्लास की कैरियर थी जिसका पुराना नाम HMS हरक्यूलिस था। 1961 टू 1997 तक ये सर्विस में रहा। म्यूजियम में 2012 में गया, स्क्रैप हो गया 2014 से 2015 में। INS विराट जो 28,700 टन कैरियर था, जिसका पुराना नाम था HMS हरमीस, 1987 टू 2016 ये कमीशन रहा, और 6 मार्च 2017 को ये डीकमीशन हो गया। तो आप ये देखो, INS विक्रांत, INS विराट, ये दोनों ही हमने ब्रिटेन से खरीदे हुए। एक का नाम HMS हरक्यूलिस था, दूसरे का नाम HMS हरमीस था। क्या होता है जब हम नई कोई भी चीज़ खरीदते हैं और किसी और देश से खरीद के अपने देश को लेके आते हैं तो उसका नाम हम बदल देते हैं। वैसे ही INS विक्रांत का पुराना नाम हरक्यूलिस था और विराट का पुराना नाम हरमीस था। ठीक है, थैंक यू।